रसायन सर, एक बार फिर से आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए जाएंगे। ये केमिस्ट्री है, ये पहला वीडियो होगा, शुरुआत है। देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रसायन विज्ञान क्या होता है ना। रसायन प्लस विज्ञान, तो विज्ञान का अर्थ होता है जानना, और रसायन का मतलब होता है रासायनिक पदार्थ, है ना। रसायन मतलब एक या दो से अधिक पदार्थों का या तत्वों का, है ना, मिश्रण, वो क्या होता है, रसायन कहलाता है। तो ये रसायन, तो ये रसायन विज्ञान बना किस चीज से है? तो ये रसायन विज्ञान जो है केमिया शब्द से बना है। केमी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग बोलिए या फिर काला मिट्टी बोलिए, ठीक है ना। तो हम लोग आज इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। तो रसायन विज्ञान में जैसे किसी भी पदार्थों का आपसी संगठन हो या फिर मिलता हो, चाहे भौतिक रूप से हो या रासायनिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, चावल प्लस उसमें क्या, पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद कुछ गर्म करते हैं, यहाँ पे गर्म, उसका क्या बनता है, चावल ही बनता है, उसको आप भात बोल सकते हैं, ये बनता है। तो पानी और ये चावल के अंदर में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, इसको रसायन बोलेंगे। रसायन क्या बोलेंगे, कौन सा प्रतिक्रिया होगा, रसायन होगा। जैसे आप माचिस जलाते हैं, माचिस जलाते हैं ना, माचिस, तो माचिस में क्या होता है, उसमें फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, उसके अंदर में फास्फोरस होता है। और वो फास्फोरस क्या होता है, जैसे एक माचिस के मसाला से करते हैं ना, मतलब कि, तो उसमें क्या होने लगता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगता है। क्या होने लगता है, रासायनिक प्रतिक्रिया, जिससे माचिस क्या होता है, जलने लगता है। रासायनिक क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया, और माचिस क्या होता है, जल जाता है। तो इन सभी क्रियाओं का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। जो किसी भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, क्लर्क हो, या रेलवे हो, या बिहार पुलिस हो, या बीपीएससी हो, या यूपीएससी हो, मतलब कि किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही कारगर होगा। 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ये रसायन जो शब्द आया है, कीमिया, कहाँ से आया है। तो ये कीमिया शब्द जो आया है ना, कीमिया, ये मिस्र से आया है। कहाँ से आया है, मिस्र से। मिस्र, ठीक। मिस्र में एक मिट्टी है जिसे कीमिया कहा जाता है, और वो उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इन्हीं से बना है केमिस्ट्री। तो आप पिता समझते, केमिस्ट्री का पिता, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एंटिनो लेवोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब हम लोग ये रसायन विज्ञान को बांटेंगे। तो रसायन विज्ञान हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। रसायन विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, ये भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, इसको बोलते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का ये 3 भाग है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको ये पूरे पढ़ाना बस सिर्फ ये सिर्फ जानकारी के लिए जरूरी है कि मतलब केमिस्ट्री के अंदर क्या तो हम लोग कौन कौन सा चीज़ का है ना अध्ययन करेंगे। तो भौतिक रसायन में मतलब किसी भी पदार्थ या कोई केमिकल मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है वो किस प्रकार से होंगे, है ना, किसी भी चीज़ का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले जितने भी सारे है ना तत्व या कंपाउंड कुछ भी होंगे उनके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे, सीखेंगे इसमें। और अकार्बनिक रसायन का मतलब होता है जिसमें कार्बन ना हो। इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इन सभी से मिलकर एक चीज बनता है, वो होता है क्या, पदार्थ। क्या होता है उसको हम क्या कहेंगे, दिखाया नहीं ना, पदार्थ। अब समझेंगे इसका, जैसे जैसे मानते ये Na है प्लस प्लस और Cl माइनस, ये क्या बनेगा NaCl। तो ये एक भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। अब कार्बनिक रसायन जैसे CH4 मीथेन है ना, C2H6 ईथेन, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब क्या है, कार्बनिक रसायन है। प्लास्टिक जैसे बोल सकते, प्लास्टिक, नायलॉन, रेयन, रुई, ये सब क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन होता है। और अकार्बनिक रसायन का मतलब जैसे जिसमें कार्बन ना हो वो क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन। धातु, वो धातु, लोहा, मतलब ये सब किस में आएगा, धातु में आता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब क्या आएगा, वो धातु आएगा। समझ में आया ना। तो इन सब चीज़ों के हम मतलब कि हम लोग अच्छी तरह से इसमें सीखेंगे यूज, क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, मतलब कि ये बनता कैसे, होता कैसे है और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, इन्हीं के बारे में पढ़ेगा। इसी से संबंधित परीक्षा में सवाल पूछ जाते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन जो होता है, इन सब में क्या होता है, पदार्थ। इन सब इसका इसका निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ मतलब होता है सब्सटेंस, SUBSTANCE, क्या बोलते हैं इसको, सब्सटेंस बोलते हैं। तो पदार्थ जो होगा वो उसे हम 2 तरह का है ना भागों में उसको हम बांट सकते हैं। उसका मतलब गुण के आधार पर, उसको है ना बनावट के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा क्या, भौतिक, है ना, भौतिक वर्गीकरण। क्या होगा, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा होगा रासायनिक वर्गीकरण। क्या होगा, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, समझे ना। तो भौतिक वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, होता है। क्या होता है, एक होता है ठोस, एक द्रव और तीसरा क्या होगा, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें हम लोग इसे विभाजित कर सकते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, समझे ना। उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम लोग इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ, प्योर एंड इम्प्योर। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होगा और अशुद्ध पदार्थ क्या होगा, हम इनके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। अब शुद्ध अशुद्ध के बारे में जानेंगे, ठोस, फिर गैस, उसके बाद फिर द्रव, इन सबों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारे बारे से समझेंगे। आपको परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि ठोस से आप क्या समझते हैं, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होगा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। सिर्फ हम इसका
फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है और इनका यूज हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, इसी से संबंधित परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। चलो अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ, ये क्या होता है, तत्व। क्या होगा ये, तत्व। और दूसरा क्या होगा, यौगिक। यौगिक, तत्व और यौगिक। तत्व वे है ना, तत्व वे होते हैं जिसे हम भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से अलग हम लोग नहीं कर सकते। और यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है। कौन बनता है, यौगिक। और इसे शुद्ध पदार्थ बोलिए या फिर इसे मतलब बोल सकते क्या इसको, मिश्रण भी आप बोल सकते हैं। मिश्रण, क्योंकि मिश्रण तो शुद्ध शुद्ध दोनों होता है। और मिश्रण जो होता है ये दो तरह का मिश्रण होता है। एक क्या होता है, समंग मिश्रण, और दूसरा क्या होगा, विषमांग मिश्रण। दिखा दे रहा ना, विषमांग मिश्रण, समंग मिश्रण, और क्या होता है, विषमांग मिश्रण। अब देखिए समझते हैं समंग मिश्रण क्या होता है। समंग मिश्रण, तो समंग मिश्रण क्या होता है, मतलब दो या दो से अधिक है ना पदार्थों को या तत्वों को हम लोग जब स्वाद के अनुसार मिलाते हैं ना, तो क्या कहलाता है, समंग मिश्रण कहलाता है। जैसे आप मतलब शरबत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी में चीनी स्वाद के अनुसार डालते हैं, है ना, स्वाद के अनुसार नींबू डालते हैं। थोड़ी है मतलब कि पानी में चीनी 1 लीटर पानी और 2 किलो चीनी डाल देंगे जैसे क्या बनेगा, शरबत बनेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये समंग मिश्रण नहीं होगा। ठीक है। तो और विषवांग मिश्रण का मतलब क्या होता है, जैसे पानी है ना, ये विषवांग बन का, जैसे पानी ले लिया आप, पानी आप गिट्टी डाल दिए, गिट्टी या फिर बालू डाल दीजिए आप, तो ये जो मिश्रण बनेगा कैसा बनेगा बोलो, तो ये विषमांग मिश्रण बनेगा। मतलब कि एक की अपेक्षा एक क्या होगा, उसमें मिलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, और मतलब कि उसे आप उठाना चाहेंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, विषमांग मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। अब थोड़ा समझेंगे ये तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, मतलब कि कैसे कैसे इनका यूज होता है हमारी ज़िंदगी में, और इनकी ये बनता कैसे है, होता कैसे, निर्माण कैसे होता है, और ये तत्व कितना है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। देखिए तत्व जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्या होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा क्या होता है, उपधातु। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलियन। धातु, अधातु और उपधातु, ये क्या है, तत्व कहलाता है। जैसे आप लोहा, सोना, चांदी, जस्ता, कॉपर, ये सब क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। वो धातु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। जैसे सिलिकन, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सब क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। तो हम इन सब का यूज जानेंगे हमारे डेली जिंदगी में किस किस का है ना प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग होता है। तो इसी से संबंधित परीक्षा में आपका सवाल पूछा जाएगा। जैसे सबसे अधिक चालक धातु कौन सा होता है, सबसे कम चालक कौन सा होता है, सबसे अधिक क्रियाशील वो धातु कौन सा होता है, सबसे कम क्रियाशील वो धातु कौन सा होता है। उसके बाद होता है उपधातु का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग ठीक से समझेंगे। ठीक, अब देखते हैं ये पदार्थ का जो भौतिक अवस्था होता है क्या क्या, एक होगा क्या, ठोस, द्रव, गैस। इसका बनावट देखो, इनके बीच कणों का अंतराणविक बल देखते हैं, मतलब किस प्रकार से कण होता है। तो ये एक ठोस पदार्थ है, ठीक है,
ठोस पदार्थ है तो ये बहुत घना है। जैसे लोहा मान लीजिए आप, सोना, चांदी, टीना, तांबा, एल्युमिनियम, कुछ भी आप मान सकते हैं यहाँ पर। तो इनके बीच जो कणों का जो आकर्षण जो बल होता है ना, वो बहुत ही मजबूत होता है इन दोनों की अपेक्षा। ये कण है, इस पदार्थों का कण है, ठोस पदार्थों का कण इस पे है दिया हुआ, इस प्रकार से है। अब द्रव, द्रव का कण देखते हैं। ये कोई द्रव पदार्थ है, मान लेते पानी है या फिर घी हो, डाल्टा हो, कुछ भी, फॉर्चून, कुछ भी आप मान लीजिए, दही मान सकते हैं आप, दूध मान सकते हैं आप, कुछ ही मान सकते हैं। द्रव है, द्रव माने लिक्विड। तो इनका कण ऐसे ऐसे है। कुछ पता चल रहा है इनके अपेक्षा। तो इनके कणों के बीच आकर्षण बल का जो क्षमता होता है, खींचने की क्षमता होता है एक दूसरे कण का, इनकी अपेक्षा इसमें थोड़ा कम होता है। ये लोग तो एक दूसरे को बहुत ही मजबूत आकर्षण बल द्वारा इस तरह से पकड़ कर, ताकि वे टूटे नहीं। इसके अपेक्षा ये क्या होती है, इसके अपेक्षा ये क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होगा, ये कमजोर होता है। उसके बाद ये गैस का है, गैस का कणों का बीच का देखते हैं, मतलब इसके इनके बीच कणों का जो होता है आकर्षण बल कैसा होता है, एक ऐसा ऐसा होता है इस तरह से। मतलब एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, भागो इधर, है ना, इस तरह से इधर उधर, है ना, भागने का काम करता है ये लोग। वैसे ही हल्का सा लीक होगा, बस इस प्रकार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे मतलब कि सिलेंडर में भरा हुआ गैस हल्का सा लीक होगा तो क्या होगा, वो भागने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ इनके कण एक दूसरे से आकर्षण बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब जीरो आकर्षण होता है। मतलब ये एक दूसरे को आकर्षण करने का काम नहीं करता है, ये एक दूसरे को धक्का धुक्की मारने का काम करता है, ताकि वो इधर उधर से किसी भी तरह हल्का सा लीक मिले और निकल जाए, समझे ना। तो ये इसका कण है। जैसे आप इसको मान सकते हैं Fe लोहा होता है, Au सोना हो गया। अब मान लीजिए ये द्रव, द्रव होता है, जैसे ब्रोमीन, वो धातु है लेकिन फिर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। Hg मरकरी, पारा, ये भी क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है। घी, अब घी समझ लीजिए, पानी, तो ये सब क्या है, ये बिल्कुल लिक्विड है, द्रव है। और गैस, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये सब क्या, ये सब भी क्या, ये सब भी गैस है। तो इसके कणों के बीच क्या होगा, बिल्कुल ही आकर्षण बल नहीं होगा। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का काम करता है, किसमें, गैस में। तो ठोस का कण सबसे, इनमें से सबसे ज्यादा मजबूत किसका होगा, ठोस का कण होगा। उसके बाद उससे कमजोर किसका होगा, गैस का होगा, सॉरी लिक्विड का होगा, द्रव का होगा। उसके बाद सबसे कमजोर बल किसका होगा, गैस का होगा, कणों का। समझ गए ना, ठीक है, समझते हैं। देखते हैं अब, ये तो पदार्थ का 3 अवस्था हुआ, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों के अलावा भी 2 अवस्थाएं और होती है। तो इसका चौथा अवस्था क्या होगा, चौथी अवस्था। तो पदार्थ का चौथा अवस्था जो होता है क्या होता है, वो पलांजमा होता है, पलांजमा होता है, पलांजमा। अब देखो पलांजमा क्या होता है, पलांजमा समझते हैं। पलांजमा मतलब कि ना ज्यादा ठोस और ना ज्यादा लिक्विड, मतलब ठोस और लिक्विड के बीच का जो अवस्था होता है पदार्थ का, वो क्या कहलाता है, पलांजमा अवस्था। जैसे सूर्य, सूर्य होता है वो ना तो ठोस है ना लिक्विड है, वो पलांजमा अवस्था में है। तारा, तारे है ना, तारे जो है वो क्या है, ना ठोस है ना द्रव है, वो लिक्विड केवल, तो वो पलांजमा अवस्था में है, समझे ना। जितने भी सारे ग्रह है ना, कुछ ग्रह भी ऐसे हैं जो कि पलांजमा अवस्था में हो सकते हैं, है ना। जैसे बृहस्पति ग्रह हो गया, शनि हो गया, अरुण वरुण हो गया, ये सभी क्या हो सकता है, पलांजमा अवस्था में हो सकता है। अब पलांजमा अवस्था का मतलब होता ये है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे नेटा, नाक का नेटा और खेखारा, पानी में यदि आप दीजिएगा उसे ना, तो वह ऊपर ऊपर भसेगा, ऊपर ऊपर भसेगा। मतलब ये हो गया, उसे आप उठाइएगा ना तो हाथ में जो होता है लिधरा जाएगा। मतलब ना तो वो लिक्विड है और ना ही ठोस है, इन दोनों का बीच का अवस्था है, वो क्या है बोलिए तो, पलांजमा अवस्था। आप समझ,
अब देखते हैं पदार्थ का पांचवी अवस्था। तो पदार्थ का पांचवी अवस्था क्या होता है? पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पदार्थ का पांचवी अवस्था है। यदि आपसे कोई पूछे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो 5: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसी के आगे आप समझते हैं। अब देखते हैं पदार्थ में, इन सभी पदार्थों में दो प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इन सभी पदार्थों में दो प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, दो तरह हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसका उदाहरण समझेंगे, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसका भी उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग समझेंगे भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज ऑफ सब्सटेंस, मन पदार्थ का भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? देखो, भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है किसी भी चीज में यदि परिवर्तन एक बार हो जाए तो दोबारा हम उसे फिर से वैसा ही पदार्थ हम लोग निर्माण कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं या हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। समझ गए ना? जैसे पानी को आप ठंडा कीजिए तो बर्फ बन जाएगा, फिर से उसे गर्म कीजिए तो पानी बन जाएगा, भाप बना लीजिए, है ना, तो उस भाप को फिर इकट्ठा कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। मतलब ये होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने के बावजूद भी पुनः हम उसे प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया ना? समझे? चल ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन हम समझते हैं, जैसे इसका कुछ उदाहरण होगा। भौतिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण, इसका कुछ उदाहरण समझेंगे। जैसे समझे ना? तो आप लिखिए, जैसे सूखा बर्फ। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ना क्या बोला जाता है? सूखा बर्फ कहा जाता है, सूखी बर्फ कहा जाता है। तो इसे हम CO2 से फिर ठोस में परिवर्तन कर सकते हैं, फिर ठोस से हम इसको फिर से पुनः CO2 में परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। समझ गए ना? ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो उसके बाद मोम का पिघलना। मोमबत्ती वही होता है, मोम का पिघलना क्या कहलाएगा? ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब मोम को आप पिघला के इकट्ठा कर लीजिए, फिर से आप उसे दोबारा मोम बना के फिर से जला लीजिए, वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। समझे ना? उसके बाद पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना ये किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी से आप बर्फ बनाइए, अब बर्फ से आप पुनः फिर से क्या कर लीजिए? पानी बना लीजिए। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। समझ गए ना? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन, और बहुत से उदाहरण है। उसके बाद समझते क्या? रासायनिक परिवर्तन। केमिकल
चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब समझने की कोशिश, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का वो परिवर्तन होता है जो एक बार बदल जाए, दोबारा आप उसे पुनः उसका प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। समझ गए। जैसे आप एक छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ का निर्माण ले लेता है, अब क्या वो छोटा पेड़ से आप क्या छोटा पौधा प्राप्त कर पाएंगे, नहीं ना, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। हम लोग का शरीर किसी समय छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि आप फिर से दोबारा उस अवस्था में नहीं जा पाएंगे, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे आप दूध से दही बनाइए, दही से फिर से आप दूध बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बन जाएगा, नहीं ना, ये संभव नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि एक बार बदल जाए, दोबारा आप उसे उसकी प्रारंभिक अवस्था में उस पदार्थ का नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जिस तरह से लोहे में जंग लगना, लोहे में यदि आप जंग लग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर से आप क्या पुनः नया लोहा प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इसका कुछ उदाहरण समझेंगे हम लोग, है ना। जैसे लोहे में जंग लगना, ये किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद दूध से दही बनना, किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद एक पौधे से पेड़ बनना, किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, मोम का जलना, वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जल गया तो खत्म हो गया। लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी आप जला कर कुछ राख बना दीजिएगा, ठीक, अब क्या राख, उस राख में आप लकड़ी खोजेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब गाड़ी में ईंधन पेट्रोल, जैसे गाड़ी में पेट्रोल, डीजल इत्यादि का जलना, आप गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, 100 मीटर चल जाइए, फिर उसमें आप 5 लीटर पेट्रोल खोजिए, मिलेगा, कहाँ गया पता नहीं, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। समझे ना। अब एक बात, ये सभी जो उदाहरण दिया हुआ वो किसका है, बोलिए तो, रासायनिक परिवर्तन का है। तो इस तरह से मतलब कि आप समझ लीजिएगा कि जिस वैसा परिवर्तन जो एक बार हो गया है, दोबारा पुनः उसे प्रारंभिक अवस्था वाले पदार्थ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ये सब बहुत सारे उदाहरण है। अब एक बात, यदि लोहे में जंग लग जाए, क्या हो जाए, लोहे में जंग लग जाए, तो क्या उसका वजन में क्या परिवर्तन पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसमें क्या होता है ना, उसका आयतन में क्या फर्क, बढ़ जाता है, घट जाता है, या भार क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होगा, वो बढ़ जाता है। समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास, फिर कल मिलेगा आपको केमिस्ट्री का आप वीडियो, आप डेली मिलेगा, रोज मिलेगा, 1-2 पार्ट आपको रोज पढ़ने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। तो मैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के साथ इस वीडियो को, है ना, रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।